सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कल हम लोगों ने छोड़ा था, हमने लाइक सी प्लस प्लस में जितने भी उसके इम्पोर्टेंस वगैरह थी वो सब आपको बता दिया था, और सी प्लस प्लस में क्या नया है एज़ कम्पेयर टू सी वो भी हमने आप लोगों को बता दिया था। पर उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको समराइज़ करने के लिए भी पूरा 2-3 लेक्चर चाहिए होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे कि हमें पहले देखना होगा कि जो सी है वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमें सबसे पहले वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब सी से काम चल रहा था तो हमने लाइक सी प्लस प्लस क्यों लॉन्च की। तो ऑब्वियसली यार, जब हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो हम चीज़ों में मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो वही चीज़ हुई कि जो हमारी सी थी, एक मिनट यार, मार्कर कि ये जो हमारी जो फंक्शन ओरिएंटेड है, हमारा फंक्शन ओरिएंटेड, ये बेसिकली सी लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज इज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड ये हमारा सी प्लस प्लस है, जावा भी है, बट अभी हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट पे थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड बेसिकली होता क्या है। तो ये जो फंक्शन ओरिएंटेड है हमारा होता क्या है। पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे हमें कोड लिखना हो स्टार्टिंग में, तो हम ऐसे लाइक ये कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं, हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तो मतलब हम पूरा सीरीज में अपने लाइन ऑफ कोड्स लिख देते थे, और ये कोड 200, 400, 1000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइंस का हो जाता था, ठीक है। मैं फंक्शन ओरिएंटेड से पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता था कि मान लो हमारा जो लाइन थर्ड है, जो है हमारा लाइन थर्ड है, इसमें कोई एरर आ गया, इसमें कोई एरर आ गया, अब हम फंस गए भाई। 1000 लाइन का कोड है ये 1000 लाइन का कोड है, ठीक है। अब 1000 लाइन के कोड को दोबारा से लाइक ऊपर से नीचे तक पूरा देखना कि कहाँ क्या गलती है या कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, वो डेट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये डिफिकल्ट टास्क, ये खाली एक डिफिकल्ट टास्क ही नहीं था, इसके कारण ये इतना लंबा कोड जो लिखा हुआ है, इतना लंबा कोड जो हमने लिखा हुआ है, इसके कारण जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब हमारे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, एक तो उनको समझना मुश्किल, दूसरा जो उनका प्रोसेस टाइम है, जो लाइक वो प्रोसेस होंगे जितने टाइम है, वो बढ़ जाता था। तो फिर इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारी एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, फंक्शंस। ये हमारे देवता बन के आए इस जगह पे सबसे पहले। तो अब देखते हैं कि फंक्शन से फंक्शन ओरिएंटेड दोनों सेम ही बात है। तो देखते हैं फंक्शन ओरिएंटेड क्या है। अब मैंने बता दिया, फंक्शन ओरिएंटेड से पहले वाली बात बता दी तुम्हें कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। अब जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अभी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void main करके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो दो नंबर है a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइडेड बाई बी, एंड a माइनस बी। अब मेरे को ये काम करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू।
अब अगर मैं पहले वाला फंक्शन ओरिएंटेड से पहले वाला मेथड फॉलो करूँ तो भाई साहब मेरे को तो सबके लिए पहले इनपुट लेनी पड़ेगी, फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर आउटपुट देना पड़ेगा, तो वो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज़ें करना। पर हम फंक्शंस की हेल्प से इन्हें कितना ईजिली कर सकते हैं, अब वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा फंक्शन बना देंगे, ठीक है। हम बोल देंगे इसको वॉइड इनपुट। वॉइड इनपुट हमने फंक्शन बना दिया। अब वॉइड इनपुट जो हमने फंक्शन बना दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे वॉइड इनपुट नहीं लिखेंगे, वो हमने एक इनपुट फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। वो गलती से थोड़ा मैंने लिख दिया वॉइड इनपुट, वॉइड यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन क्रिएट करा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इन दो वेरिएबल्स का जिनके ऊपर फंक्शन होना, जिनके ऊपर ये ऑपरेशन होना है, इन दो वेरिएबल्स का इनपुट दे देंगे। इसमें दे दिया इनपुट, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन और बना लिया जिसका नाम है सम, ठीक है। तो अब हम ये जो ऑपरेशन होना है ये हम इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब फिर हमने एक फंक्शन और बना दिया मल, इसमें हम ये मल्टीप्लाई का फंक्शन क्या बोलते हैं ऑपरेशन इस फंक्शन में कर देंगे। देन ऐसे ये डिवीजन का और ऐसे हमारा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें करना ये चार काम थे और हमने ये 5 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। इनपुट तो आप ना भी बनाओ, चाहे वो इतना नेसेसरी नहीं है, बट हम इन 4 फंक्शन की हेल्प से पूरा ऑपरेशन अपना कर सकते हैं। अब फायदा क्या हुआ, मान लो मैं एडिशन कर रहा हूँ, नहीं एडिशन छोड़ो, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, और सब्ट्रैक्शन करते करते मैंने इस फंक्शन में, अब फंक्शन कैसे लिखना है वो मैं जब प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा वो तब बताऊंगा, अभी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सिर्फ इनकी। तो मैंने क्या करा भाई, ये फंक्शन इसका ये ऑपरेशन करने के लिए इस फंक्शन में जो मैं कोड लिख रहा था उसमें मेरी कुछ एरर आ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे एरर्स आ गए। अब मेरा जो प्रोग्राम था वो वैसा थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स में नहीं था कि भाई लिखे जा रहे हैं अंधाधुन, वो हमारा फंक्शंस में डिवाइडेड था, ठीक है। जैसे ये हमारा फंक्शंस में डिवाइडेड है। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन में आई है ना, तो मैं जाके यहाँ सम में नहीं देखूंगा, अब मेरे को इसको चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये पार्ट मेरा हो गया, ये पार्ट मेरा कंप्लीट, ये पार्ट मेरा कंप्लीट। अगर प्रॉब्लम यहाँ आई है तो मैं यहीं जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें फीवर हुआ है ना, या तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, तो तुम डॉक्टर के पास ही जाओगे, जो लाइक नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं। तुम ये नहीं कि हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे जो मुझे फीवर हो रखा है। तो वही वाला काम था। अब पहले क्या करना पड़ता था, अगर मेरा एक भी जगह गलती है तो मेरे को इन पूरे को, क्योंकि ये तो है ही नहीं थे लाइन ऑफ कोड्स था, मेरे को पूरे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चेक करना पड़ता था कि भाई कहाँ गलती है, फिर ढूंढो, पहले उसको पढ़ो, फिर ढूंढो, फिर चेंज करो, फिर भी गलती आ गई फिर दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भाई साहब जो उनसी बीमारी हुई है ना, उसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे हम नहीं जा रहे। बाकी हमें बाकियों से मतलब ही नहीं है, खुले रहे हॉस्पिटल तो बहुत खुले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जो फंक्शंस का काम था, फंक्शंस ने जो काम है प्रोग्रामिंग का वो इजी कर दिया। एक तो हमारा टाइम बचा लिया, ऊपर से जो एग्जीक्यूशन टाइम था उसको भी कम कर दिया कि भाई ठीक है स्मूथली रन कर रहे हैं प्रोग्राम। तो तब ये जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सी में जितना भी प्रोग्राम आप कोडिंग कर रहे हो, जितना भी प्रोग्राम्स लिख रहे हो, वो सारे फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं, उसमें आप फंक्शंस का यूज करते हो। सो अब हम सोचेंगे कि यार चलो ये तो ठीक हो गया, पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये तो हमारा काम सारा इजी हो गया था, ये तो बढ़िया है, फंक्शन तो अच्छी चीज़ है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया भाई तुमने, क्या दिमाग खराब हो रहा था तुम्हारा, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है। तो पहले किसी को नोट करना है तो कर लो, वैसे तुम नोट करने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ समझने लायक था, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप समझ गए होंगे सी को क्यों कहा जाता है, इस रीजन की वजह से कहा जाता है क्योंकि सी में जितनी भी कोडिंग हो रही है उसमें फंक्शंस का यूज हो रहा है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसका मैं रीजन बताता हूँ। वैसे मैं उसी में समझा देता यार, रफ करने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई ना। यहाँ तो हुई हमारी फंक्शन ओरिएंटेड की बात खत्म, ठीक है। अब हमारी बात शुरू होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड में मैंने तुम्हें बताया था कि ये मैंने कोई फंक्शन बना लिया वॉइड मेन, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, भरे पड़े हैं, फंक्शन 1,
function2 ऐसे भरे पड़े हैं। यहाँ मैंने अपना जो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, इंट a b करके ऐसे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। अब दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि भाई सी में बाय डिफ़ॉल्ट क्या उसमें प्राइवेट वगैरह का तो कुछ चक्कर ही नहीं था, उसमें सब कुछ पब्लिक था। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, और इनको भाई साहब जो मर्जी जिस मर्जी का मन हो वो एक्सेस करे, फंक्शन1 एक्सेस करे, इनको फंक्शन2 एक्सेस करे, जिस मर्जी का मन है वो एक्सेस करे। ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो जैसे पब्लिक प्लेस होता है ना, हमारा गार्डन हो गया, ये हमारा गार्डन हो गया, इसके अंदर आके कोई कुछ भी प्रक्रिया करे इसके साथ, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। इसको इन सबको पूरी परमिशन थी इसको एक्सेस करने की। तो भाई साहब फिर प्रोग्रामर्स ने सोचा कि यार सिक्योरिटी का क्या होगा, मान लो हमें कुछ डाटा ऐसा है कि भाई हमें तो नहीं कराना, हमें तो मान लो ये मेरे को ये जो वेरिएबल्स हैं मेरे, ठीक है, मैं तो नहीं चाहता इसे मैं नहीं चाहता ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं, मैं नहीं चाहता इसको फंक्शन1 जो है, जो फंक्शन1 है वो इसको एक्सेस करे, मेरा मन नहीं है, मैं फंक्शन1 से छुपाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ मैं, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। फंक्शन1 के पास कोई है ही नहीं कि भाई उसे ऑप्शन थोड़ा ही दिया जा रहा है कि तेरे को यूज करना है तो कर, लाइक हमारे से पूछना पड़ेगा तेरे को यूज करने से पहले, नहीं भाई उसके पास पूरी परमिशन है, उसका जब मन चाहेगा इनको एक्सेस कर लेगा उठा गया, ठीक है। फंक्शन2 जितने भी फंक्शंस होंगे ना वो सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं कि वो ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब सबके लिए अवेलेबल है वो। तो यहाँ पे आ गई हमारी प्रोटेक्शन की बात, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात आ गई। अब यहाँ पे ये मुद्दा उठ गया फंक्शंस में कि भाई ये तो गलत काम हो गया। अब प्रोग्रामर ने फिर दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलने का काम। तब जाके इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया और करते हुए बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, अब जिसको हम चाहेंगे सिर्फ वो ही इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा एक्सेस स्पेसिफायर्स की हेल्प से, नहीं तो भाई हम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कार्यकाल हो रहा था वो सब पब्लिक में चलता है, यहाँ पे कोई डाटा हाइडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी मैं जो उप्स के फीचर्स हैं उनकी बात करने वाला हूँ, बट अभी मैं सब कुछ मिक्सअप नहीं करना चाहता, अभी मैं तुम्हें नॉर्मल डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये भी फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो गया, उसने कहा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलो जी ये भी हो गया। अब हमारा क्या था, अब हमारी बात आती है स्ट्रक्चर्स की, कि भैया फंक्शन में तो चलो ये है कि फंक्शन में तो सब कुछ ओपन है, कोई कुछ भी कर ले, कोई चक्कर नहीं है। अब बात आई हमारी स्ट्रक्चर्स की कि यार स्ट्रक्चर्स भी जो होते हैं उनमें भी तो यार हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स, मतलब उसमें आप जितने भी टाइप जो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को एक जगह लिख के और उनसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब तात्पर्य ये था। फिर बस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्ट str कुछ भी लिख लो यार, जो भी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर दिया हमने, इंटीजर आईडी डिफाइन कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट ये डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे कैर A30 डिफाइन कर, कुछ भी जो तुम्हारा मन भाई वो कर लो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हुआ स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं पूरा। तो S1 S2 वगैरह वगैरह ये सब स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हो गए, इनके थ्रू ही तो S1 डॉट करके ऐसे तो एक्सेस करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर को भी हमें देखना पड़ेगा कि C के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, C++ के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो उप्स है ना, ये जो हमारा उप्स है, अब तुम बोलोगे तो इतनी देर से बोल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगा, तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है तो पहले उसके सारे फंक्शन पता होने चाहिए। अब ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाओगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो इसका जो मेन जो इसके लाइक फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
उसके बाद इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, डाटा हाइडिंग हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, वो तो थोड़ा अलग बातें हो गई, उन्हें छोड़ो, पहले ही बेसिक बातें समझते हैं हम इसकी। तो अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या था। मैंने फंक्शन बता दिया, फंक्शन में क्या प्रॉब्लम थी, अब मैं स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बताऊंगा तुम्हें क्या थी। क्योंकि जो ये क्लास है ना हमारी, ये जो हमारी क्लास है, इसका कॉन्सेप्ट इसी से लिया गया था। ये कहीं से ऐसा कोई परी नहीं आके टपकी की जिसने आइडिया दे दिया चलो जी अब क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ नहीं होता। इससे आइडिया लिया गया था स्ट्रक्चर से कि भाई क्लास, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इसका मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो आप क्लास को, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं। तो अब अगर आपको इसके मॉडिफिकेशन को, मतलब मॉडिफाइड वर्जन को समझना है, अगर तुम्हें बेटे को समझना है तो पहले बाप को तो समझना पड़ेगा। अब बाप को बिना समझे बेटे को समझ लोगे। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या था, क्या बोलते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में सी और सी प्लस प्लस के। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या था सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में, क्योंकि सी प्लस प्लस इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये कहा गया है कि सी प्लस प्लस में सारे जो जितनी भी फीचर सी में थे वो सारे ड्राइव किए हैं सी प्लस प्लस ने। तो सी इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस, ठीक है, सी में फंक्शंस का यूज होता था, स्ट्रक्चर्स का यूज होता था। सी प्लस प्लस में क्लासेस तो इंट्रोड्यूस की गई, बट ऐसा नहीं है कि उसमें आप स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते, स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। तो उसको हम पूरा मतलब प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उसको हम पार्शियली बोल सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया कि भाई ऐसे करके कुछ डिफाइन होता है, यहाँ पे स्ट्रक्ट वेरिएबल्स होते हैं, इनकी हेल्प से पूरा मामला चलता है इसमें स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये तो तुम्हें बेसिक चीज़ें पता ही हो गया, 11th-12th में प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। तो चलो अभी स्ट्रक्चर की बात खत्म हो गई, और नहीं अभी तो शुरू हुई है स्ट्रक्चर की बात। तो अब हम देख लेते हैं, मैंने बता दिया मैं स्ट्रक्चर पढ़ा क्यों रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि क्लास जो है ना वो इसी की बेटी है स्ट्रक्चर की। सो बात होती है कि ये तो हमने बता दिया आपको, फंक्शन ओरिएंटेड कंप्लीट कर दिया तुम्हारा। अब बात इसकी चल रही है, फिर भी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास। तो अब हमारा टॉपिक निकल के आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर। सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में भाई डिफरेंस क्या था। अब मुझे एक बात बताओ, जब सी में स्ट्रक्चर था तो सी प्लस प्लस में क्या वो सेम स्ट्रक्चर रहा या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए? नहीं भैया, सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं रहा, उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, 101% मॉडिफिकेशन किए गए। तो अब हम आपको एक अहम डिफरेंस बता देते हैं सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या है। तो एक तरफ तो हमारा हो गया सी और एक तरफ हमारा हो गया सी प्लस प्लस। अब स्ट्रक्चर को ऐसे ही लिखते हैं, स्ट्रक्ट एस टी यू, और फिर अंदर वही सब अपना इंटीजर डी करके दे दिया, यहाँ पे कुछ नाम इसका, यहाँ पे क्या नाम दे एस ए कुछ भी दे दो यार, ए करके दे दिया इसका नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे कैर को डिक्लेयर कर दिया कुछ ऐसे करके, ठीक है। और अब लास्ट में स्ट्रक्ट वेरिएबल S1 S2 वगैरह वगैरह ऐसे स्ट्रक्ट वेरिएबल हो गए। अब तुम खुद देख के डिफरेंस बताना कि भाई दोनों में मैंने डिफरेंस क्या है। अब तुम खुद समझ जाओगे, इतने समझदार तो हो तुम। देखने वाली बात है, सिर्फ जो सही से पढ़ रहा होगा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा वो नहीं कर पाएगा। A3 तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ मैं सब कुछ। अभी मत बोलना भाई एक चीज़ को दो बार क्यों लिख रहा है, ये नहीं भूलना भाई, इसके बिना एरर नहीं आने हैं। और यहाँ पे अब होगा यहाँ पे डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारे मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, अब सुबह शायद डिफरेंस दिख गया होगा, बाकी सब सेम है, वही सब चलेगा। तो भैया जो सी का हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसमें यार मार्कर 1 मिनट, इनका तो बहुत यूज हो गया।
जो हमारा ये जो सी का स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप सिर्फ ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते थे, डाटा टाइप्स डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें ये एक्स्ट्रा चीज, ये एक्स्ट्रा चीज सी प्लस प्लस में आई। इसमें तुम सी के प्रोग्राम में इसको नहीं यहाँ पे रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, एरर आ जाएगा, नहीं चलेगा ये। तो ये बेसिक डिफरेंस था सी और सी प्लस प्लस के। भाई सी नहीं अलाउ करती थी मेंबर फंक्शन को स्ट्रक्चर के अंदर रखना, बट सी प्लस प्लस अलाउ करती थी, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में। चलो अब तुमने देख लिया इन दोनों का डिफरेंस। अब हम देखते हैं क्लास और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था, तो वो भी देख लेते हैं। ये पार्ट हमारा निपट गया, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो भैया वो डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। तो दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि जो सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर्स थे उसमें जो हमने मेंबर फंक्शन ये लिखे हैं, ठीक है, उसमें जो मेंबर फंक्शन थे उन्हें हम जो हमारे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। सी में सब कुछ पब्लिक था। सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें होती हैं, मान ले तुमने कुछ भी लाइक क्लास में कुछ डिक्लेयर कर दिया तुमने, जैसे इंट ए करके कुछ क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया तुमने, ठीक है, तो वो अगर तुमने उसका ऐसा नहीं लिखा ना कि पब्लिक इंट ए, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे भी तुम मेंबर फंक्शन जो थे सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में वो डिफाइन कर सकते थे, मेंबर फंक्शन तुम डिफाइन कर सकते थे स्ट्रक्चर में, ठीक है, और उसमें तुम ये प्राइवेट वगैरह, प्राइवेट हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैंने तुम्हें बता दिया था सी स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस। अब हम देखने वाले थे कि डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर एंड क्लास। अब हम इनमें डिफरेंस देखने वाले थे कि भैया जब सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर ठीक ठाक चल रहे थे, सी से मॉडिफाई कर देते, मेंबर फंक्शन भी भाई साहब हमने डिक्लेयर कर दिया था सी प्लस प्लस में, फिर क्या दिक्कत आ रही थी? फिर क्लास में ऐसा क्या बात थी कि हमने क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, इसको दिया नहीं स्ट्रक्चर को। तो देख लेते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि दो बेसिक डिफरेंस बताता हूँ इनमें। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके आप बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे मेंबर्स होंगे वो पब्लिक होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, ठीक है, और इसके बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेट। मेंबर का मतलब वही है आपके क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी बात क्या है कि भैया ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इनहेरिटेंस को नॉट सपोर्टेड, ये सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट में इनहेरिटेंस का। क्लास को तुम इनहेरिट कर सकते हो, स्ट्रक्चर को बिल्कुल इनहेरिट नहीं कर सकते। अब इनहेरिटेंस का अब तुम बोलोगे भाई इनहेरिटेंस में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इनहेरिटेंस की, हमें तो नहीं पता। तो एक मिनट यार, ये क्यों गिरे जा रहे हैं भाई, क्या हो गया तुम्हें, कौन सा भूकंप आ रहा है तुम्हारे अंदर, रुक जाओ एक मिनट यार, एक कैप गिरे जा रही है मार करके। हाँ तो भैया अब जैसे मेरी एक क्लास 1 है और एक हमारी क्लास 2 है, ठीक है।
अब मैंने इस क्लास में कुछ 200 लाइन का कोड लिख दिया और इस क्लास 2 में मेरे को वो 200 लाइन का कोड जो है वो दोबारा चाहिए और प्लस 300 लाइन का कोड और लिखना है। तो क्लास इनहेरिटेंस सपोर्ट कर रही है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा हमें? उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि भैया ये जो 200 लाइन का कोड है ना, ये मेरे को दोबारा यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्लास 1 को इनहेरिट कर लूँगा इसमें, इस क्लास 1 को इनहेरिट कर लूँगा मैं क्लास 2 में। तो भैया जो इसका एक कोड है मैं यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लूँगा। एक बार लिखा मैं तो दो बार, 3 बार, 4 बार, 20 बार, लाख, कितनी बार यूज़ करना करो। क्लास कहती है एक बार लिखो, हमेशा यूज़ करो। जैसे कि तुम्हें वो स्कीम देने वाले बोलता है ना कि एक बार डिपॉजिट करो और सारी ज़िंदगी बेनिफिट पाओ, वो तो कह रहा फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड नहीं है, ये एक्चुअल है। यहाँ पे तुम्हें एक बार लिखना पड़ेगा कोई चीज़, उसको तुम कितनी बार यूज़ कर लो इनहेरिट कर करके। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कहता, स्ट्रक्चर कहता है कि अगर भाई स्ट्रक्ट 1 और स्ट्रक्ट 2 दो स्ट्रक्चर हैं, अगर यहाँ मैंने कुछ 200 लाइन का कोड लिख लिया और मेरे को वो 200 लाइन का कोड यहाँ भी चाहिए, सेम कोड, तो भैया मैं 200 लाइन का कोड यहाँ दोबारा लिखूंगा, क्योंकि मैं गधा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए लिखूंगा। तो भैया ऑब्वियसली यार, जब मेहनत कौन करना पसंद करता है? यहाँ पे मेहनत लग रही है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें 300 लाइन का कोड लिखना है, तुम्हें फिर 500 लाइन का कोड लिखना। तो ऑब्वियसली क्लास बढ़िया है, मेजर डिफरेंस ही हो गया। इनहेरिटेंस ने मामले खत्म कर दिया, गाइस स्ट्रक्चर टू साइड हो जा। इनहेरिटेंस ने खत्म कर दिया इसका मामला पूरा। बाकी सारे भी फीचर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, डाटा हाइडिंग जो कि हम तुम्हें बता चुके पहले, डाटा हाइडिंग में वही एक्सेस स्पेसिफायर्स का रोल, बट यहाँ पे वो रहा नहीं। यहाँ पे जो मेंबर फंक्शंस है उन पे भी एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें असली मात दी है स्ट्रक्चर को इनहेरिटेंस ने। तो कोई तुमसे पूछे कि भैया क्यों यूज करना है क्लास, तो उसके मुंह पे फेंक के मारना इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर है बता दे, हम कर लेंगे यूज। तो ये मेन इसका डिफरेंस था, ठीक है। हमारे साथ इतने गंदे गंदे स्कैम हो रहे, हम वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा दी, हमारी वीडियो ही बंद होगी चलती चलती, बोलता स्टोरेज फुल। अब हमें दोबारा बढ़ाना पड़े यार, हद हो रखी है, मतलब घोटाले हो रहे हैं बहुत बुरे बुरे वाले। तो ये पॉइंट्स मुझे अब दोबारा लिखने पड़ेंगे, इसे हटा दो यार पूरे कोई। अब हम क्लास की बात कर रहे थे ना, अब क्लास के कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्लास में होता क्या क्या एक्चुअली। क्लास जो होती है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, यूज़र डिफाइंड। यार राइटिंग पता नहीं कब सुधरेगी, कभी सुधरेगी भी या नहीं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है क्लास। दूसरी बात क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात तीसरे मार्कर से लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। भाई रुक जाओ, मैं एक बार ना चेक कर लो अपनी क्लास चल रही है नहीं चल रही है, हमारा बेवकूफ़ कट रहा फिर से। बहुत बढ़िया चल रही है, भगवान का शुक्र है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। अब भैया चौथी बात क्या है, अब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स तो तुमने बोल दिया, अब हमें क्या पता कौन से मेंबर की बात कर रहे हो तुम, हम नहीं जानते ना, हम इतने ज्ञानी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाटा मेंबर्स की। डाटा मेंबर्स वही हम तुमको बता चुके हैं, फ्लोट वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड, और ये मेंबर फंक्शंस की। भैया तुम्हें क्लास में ना ये दो ही चीज़ पे अगर तुम ध्यान दे लोगे ना, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, इन्हीं का रोल है पूरा। क्लास समझ लो, ऑब्जेक्ट समझ लो, डाटा मेंबर समझ लो, मेंबर फंक्शन समझ लो, और फिर इनके साथ कुछ कर लो जो तुम्हारी मर्जी है भैया, जो मर्जी है वो कर लेना। 4-5 चीज़ें हैं इनमें समझने लायक और कुछ नहीं है। अब ये कहता है क्लास इज़ अ कंटेनर, मैं भी पागल हूँ, मैं खाली कंटेनर लिख देता हूँ, क्लास इज़, इतना बड़ा वर्ड लिख दिया मैंने। अब कंटेनर क्यों है उसका रीज़न तो समझदार लोग समझ गए होंगे। इनको कंटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए, इनको कंटेन कर कौन रहा है, वो कंटेनर भाई साहब क्लास कर रही है हमारी, ठीक है। क्लास प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, मैं खाली लिख रहा हूँ इनकैप्सुलेशन, तुम पूरा लाइन लिख लियो। एक तो स्पेलिंग इतनी खतरनाक है, मेरे को डर लग जा रहा है आपको देख के से। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब अभी बता देगा, चलो बता ही देते हैं। वैसे आगे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, फिर हल्का सा बता देता हूँ। जो डाटा मेंबर्स, मार्कर बदल लो भाई, ये जो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को क्लास में कंबाइंड किया जा रहा है, इनको जो कंबाइंड किया जा रहा है उस कॉम्बिनेशन के पूरे प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं।
अब बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स लेक्चर का वेट करें, आगे आएंगे। सब कुछ एक दिन में नहीं खाते हैं, ठीक है। क्लास प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग, वो हम गला फाड़ फाड़ के तुमको कितनी बार बता चुके हैं कि भैया डाटा हाइडिंग सपोर्ट कर रहा है। हमारा गला फट चुका बिल्कुल इसे बताते बताते। डाटा हाइडिंग वही अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स, वही प्राइवेट को पी भी लिख रहा मैं, पब्लिक को पी भी लिख रहा मैं, और प्रोटेक्टेड को पीटी लिख रहा मैं, समझ जाइयो, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं रह गया। हाँ भाई, पॉइंट कैसे नहीं रह गया, रह गया पॉइंट, मेन पॉइंट तो रह गया। अब भैया क्लास जो है ना वो काल्पनिक है, जैसे भूत काल्पनिक होता है ना, वो एक सच्चाई नहीं है, वो एक छलावा है, मजाक कर रहा हूँ। क्लास जो है वो लॉजिकल है, क्लास इज लॉजिकल नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल। अब लॉजिकल फिजिकल में मतलब तुम समझ जाओ, जैसे तुम्हारा दिमाग जो है वो लॉजिकल है और तुम्हारा दिल जो है वो पागल है, मतलब तुम्हारी जो बॉडी है वो फिजिकल है, ठीक है। तो अगर दिमाग नहीं होगा, अगर ब्रेन नहीं होगा तो बॉडी का क्या कर लोगे भैया? अगर ब्रेन काम करना बंद कर गया तो बॉडी का क्या कर लोगे? खत्म है मामला। अब बॉडी काम करनी बंद कर गई तो ब्रेन का क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो क्लास जो है भैया वो लॉजिकल है। अब इसको समझते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से। लॉजिकल कहने का मतलब यहाँ पे हमारा यह है कि क्लास को डिफाइन करने से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, भैया, कुछ नहीं होने का। जब तक तुम इसका जो फिजिकल पार्ट है, जो उसका शरीर है, क्लास एक दिमाग है और ऑब्जेक्ट उसका शरीर है, तो जब तक उसके फिजिकल पार्ट ऑब्जेक्ट को तुम डिक्लेयर नहीं कर दोगे तब तक तुम्हें 1 इंच की मेमोरी, बाइट की, इंच नहीं होता है यहाँ पे, बाइट चलते हैं, वो एलोकेट नहीं होने वाली, ठीक है। तो क्लास इज लॉजिकल और क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट, हाँ आई गेस ब्लूप्रिंट वाला पॉइंट भी लिखे ना इसमें हम, हाँ ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट लिख ही देते हैं यार। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है जैसे अब तुम्हारा लॉकडाउन चल रहा है, तुम्हारा क्या, हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है, तो अब तुम्हें असाइनमेंट मिलते होंगे। अब क्लास में इतने शरीफ तो तुम हो नहीं कि सारे असाइनमेंट कर लेते हो अपने आप बैठ के। अब भैया ऐसा चलता है यहाँ तो मामला, एक जना करेगा बाकी सबका आगे उसका ही चलता है, उसको कॉपी मार मार के मामला खत्म, सबका कंप्लीट हो जाता है असाइनमेंट, कोई नहीं बचता। तो वो जो बंदा है जिसका एक असाइनमेंट जिसने सबसे पहले बनाया, उसका चेप के हम अपना मतलब निकाल रहे हैं, टीचर को खुश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं अपना बनाता हूँ, ऐसे थोड़े ही बोल सकें कि हाँ भैया हम भी कर रहे हैं, नहीं कर भाई, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। तो जो वो बंदा है जो कि अपने आप बना रहा है, जो पर्टिकुलरली ओरिजिनल बनाने वाला वो बंदा है, उसका चेक के बाकी सारे बना रहे हैं, तो ब्लूप्रिंट उसको बोलते हैं। तो क्लास जो है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, एक ओरिजिनल कॉपी है। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हम सारे हैं, जैसे हमारी क्लास में वो एक अकेला असाइनमेंट बनाने वाला बंदा, ये कोई पागल है, मतलब समझदार आदमी है, ये असाइनमेंट बना रहा है, ठीक है। और हम सारे इसके असाइनमेंट को, हम सारे नहीं तुम सारे, मैं नहीं अपना आप को कैलकुलेट करता, तुम सारे इसके असाइनमेंट को चेप रहे हो बैठ के, तो तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम अपना आप को क्लास समझने की गलती ना कर लियो। ये बंदा क्लास है, ये खतरनाक है, ठीक है, पागल है, मतलब हाँ ठीक है, खतरनाक जो भी है, जो मानना मान लो। तो ये जो है ओरिजिनल कॉपी तो इसकी है ना, तो क्लास एक ओरिजिनल कॉपी है, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी फोटोस्टेट कर रहा है। अब मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आने का, टॉपिक छेड़ गया तो कंप्लीट ही करेंगे भैया, और मैं ऐसा बीच में छोड़ते नहीं चीज़ों को कभी भी। अब मैं समझा रहा तुम्हें, रुको जैसे कि ये हमने कोई क्लास बना ली, ये बन गई क्लास, कुछ भी बना लिया, नाम दे दो कुछ, ए बी सी डी, कुछ मर्जी तुम्हारी, जो भी अल्फाबेट नाम देने दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, जैसे कि कुछ भी ऑब्जेक्ट रख लिया इसका, S1 S2 S3 S4। अब हमारे स्टूडेंट हैं या तुम, चलो स्टूडेंट से समझते हैं, स्टूडेंट होता है ना क्लास में, तो हर एक स्टूडेंट की आईडी होती है और उसके मार्क्स होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट के फॉर्मेट तो सेम है कि भाई आईडी उसके पास भी होगी, शाम के पास भी होगी, राम के पास भी होगी, सबके पास होगी, मार्क्स भी सबके पास होंगे, बट उनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी।
तो ये जो फॉर्मेट है आईडी और मार्क्स का, डेट इज क्लास, जो कि सबका सेम रहने वाला है, और इनको एक्सेस करके इनमें जो वैल्यू पुटअप कर रहा है डेट इज द ऑब्जेक्ट। कि श्याम के नंबर 100 हैं और राम के नंबर 200 हैं, तो नंबर जो है वो जो नंबर है ना, वो तो क्लास है कि भाई नंबर वाला फॉर्मेट तो सेम है, नंबर लिखना है, नंबर इक्वल्स टू दैट इज क्लास। लॉजिकल पार्ट, नंबर कैसे निकालना है, सारे नंबर प्लस करके वो क्लास में डिफाइंड होगा। नंबर है किसके स्टूडेंट के, जैसे S1 श्याम को बताएगा, S2 राम को बताएगा, ठीक है। तो दैट इज द फिजिकल पार्ट कि ब्लूप्रिंट से उसने डिफरेंट लोगों को लॉजिक सेम। सो हम बात कर रहे थे क्लास की, तो क्लास मैंने आपको बता दिया था, क्लास और ऑब्जेक्ट का पूरा मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, वीडियो कट हो गई हमारी किसी कारण से। तो अब हम समरी देख लेते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, समरी देख लेते हैं। पहले हमने देखा इसमें कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले हम फंक्शन ओरिएंटेड समझ रहे थे होता क्या है, उससे प्रीवियस वाला पार्ट मैंने तुम्हें बताया था कि लाइन ऑफ कोड्स होता है, और उसको ईजी करने के लिए हमने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने तुमको वो बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शंस में प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, कि भैया सब कुछ पब्लिक हो जा रहा था। सॉरी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, क्लास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, क्लास का कॉन्सेप्ट लिया गया था स्ट्रक्चर से। अब स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था, स्ट्रक्चर को भी मैंने तुम्हें बताया था कि सी लैंग्वेज, पहले सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद C++ में बताया, फिर इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट जो ड्राइव किया गया वो समझाया। अब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी कि भाई जब सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर था तो C++ में क्या सेम था या कुछ मॉडिफिकेशन थे, नहीं मॉडिफिकेशन थे। इसमें मॉडिफिकेशन ये था कि इसमें जो मेंबर फंक्शन थे वो हम स्ट्रक्चर में लिख सकते थे, इसमें नहीं लिख सकते थे, ठीक है। और क्लासेस और C++ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, इनहेरिटेंस का डिफरेंस था, कि भाई साहब ये इनहेरिट को सपोर्ट करती है या नहीं करता, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें क्यों समझाया, क्योंकि भाई साहब क्लास का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर से लिया गया है। तो जब मतलब एक तरह से बाप है स्ट्रक्चर, अगर बाप को नहीं समझोगे बेटे को कैसे समझ लोगे, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था यहाँ पे। उसके बाद हम मैंने तुम्हें इनके भी डिफरेंस समझा दिए थे। फिर हम बात कर रहे थे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसकी हम बात कर रहे थे, इसमें पहला आ जाता है हमारा डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग की बात, ठीक है। इनकैप्सुलेशन की बात मैंने बताई है इसमें आपको। फिर हमारा आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमने आपको बताया क्लास, और फिर हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट। ये टर्म एक्सप्लेन कर चुका, एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ये हम आपको बता चुके कि C++ में, सी में क्या था, सब कुछ पब्लिक था, और C++ में ऐसा नहीं है। C++ में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ये फीचर था डाटा हेडिंग का, जो कि एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से अचीव किया गया। उसके बाद इनकैप्सुलेशन की बाद क्लास में मैंने दो चीज़ बताई थी। दो चीज़ होती है मेंबर्स में, अगर आपको याद हो, डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों को एक साथ बाइंड करना, उस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का तात्पर्य होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि A+B आप कर सकते हैं, कोई दो नंबर है उनका सम आप कर सकते हैं सी में, बट अगर आप दो स्ट्रिंग्स का सम करना चाहे, क्या आप कर सकते हैं सी लैंग्वेज में? नहीं कर सकते हैं। तो पर हम C++ में कर सकते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा आता है क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है हमारा, और एक मेमोरी एलोकेशन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एक अलग से लेक्चर रखेंगे हम, उसकी टेंशन ना लें आप। क्लास हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इन दोनों का जो डिटेल्ड वर्जन है इन दोनों का रिलेशन का, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और उसमें मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी पॉलीमॉर्फिज्म का आप समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना,
दैट इज़ कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। आप इतना समझ लें, और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से। तो ये फीचर्स हैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जिन पे ये टिकी हुई है पूरी, उसमें हम ये एक्सप्लेन कर चुके, ये बता चुके, ये बता चुके, ये बता चुके, ये रह गया है, और इन दोनों का डिटेल वर्जन हम आपको बताएंगे आगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो होने वाली हमारी रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कैसे ये काम करते हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो। और लॉकडाउन चल रहा है, मज़े ही कर रहे हो, पढ़ता तो कोई नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।